जगह जगह हमें दिया, वो उससे हम बहुत खुश हैं, उनके जज्बा से, उनके जोश से, उनकी मेहनत से। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया है, जो मंशूर है, मैं समझता हूँ वो कबूल कर रही हैं, और इसके नतीजा इंशाल्लाह हम 25 जुलाई को इलेक्शंस में देखेंगे। there are lots of issues facing the country. बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ ना सिर्फ अभी मगर पिछले कुछ सालों से हमारा जितना तवज्जो दिलवाना चाहिए था हमको नहीं हो पाया। ख़ास तौर पर एक हमारा मीशत है जो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, मगर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी भी है। इंटरनेशनल हमारा जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा इंशाल्लाह जब मैं ख़ुद भी पार्लियामान में होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पार्लियामान में होंगे, हम इन इश्यूज़ को और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप सवाल करिए प्लीज। आपने कैसा आपका बड़ा इवेंट है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला इलेक्शन आपकी लाइफ का, आपको जितना रिस्पॉन्स मिला अब तक की सूचना के मतलब इसको किस तरह आप एनालिसिस करेंगे? सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सियासी एक कदम जो मैंने उठाया है, ये मेरा पहला इलेक्शन है जिसमें मैं ना सिर्फ ऑब्वियसली कंटेस्ट खुद कर रहा हूँ मगर कैंपेन भी कर रहा हूँ। और मुझे आई थिंक द फंडामेंटल पॉइंट जो मुझसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया, रिस्पॉन्स किया, मुझे शहीद बीबी का उस बात पर जब वो अपना किताब भी लिखी थी कि यू कैन एक्सेल अ मैन बट नॉट एन आइडिया, यू कैन किल अ मैन बट नॉट एन आइडिया, एंड वो आइडिया आज तक अवाम के दिलों में है। और मैं निकला हूँ, मैं समझता हूँ ये एक लंबा सफ़र पे जहाँ मैं शहीद बीबी के वादे को जहाँ मैं शहीद बीबी का वादा को निभाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए निकला हूँ। मैं नहीं समझता हूँ ये एक इलेक्शन की बात है, ये नॉट एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये मेरा सियासी मिशन है। इंशाल्लाह ताला मैं इस मिशन पर पूरा जरा होल्ड एक मिनट सब ये बताया कि आजकल की जो सियासत चल रही है हमारे मुल्क में, जो आपके मुखालफिन हैं वो इल्ज़ाम तराशी और गालिम गलौज की जो सियासत है उसको वो करा रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट वो कर रहे हैं। आपका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है, जो अंदरूनी सिंध आपके या जनूबी पंजाब के या जो कल से आपने किया है, आप मंशूर की जो आपकी बुक है वो हाथ में लेके चलते हैं और जो मंशूर पे उसकी बात करते हैं। तो क्या इसका आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये तो आपने एक बड़ा तवील सफर वो शुरू कर लिया, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इससे? मेहनत से मैं नहीं डरता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेहनत बहुत ज़रूरी होता है और जितना मेहनत आप डालते हैं उतने आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मगर जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है इस मुल्क का, आपने बिल्कुल कहा है, ये जो गालिम गलौज की सियासत है, जिस लो लेवल पे हमारा सियासत पहुँचा हुआ है, ना सिर्फ PTI की सियासत से मगर शहबाज शरीफ और वो गालिम गलौज के ब्रिगेड की सियासत से भी वो मैं समझता हूँ ये हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, जितने मसाइल हम फेस कर रहे हैं, अगर आप उन मसाइल को आपकी अवाम तक नहीं पहुँचाएंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे और आप इशू सियासत पर फोकस नहीं करेंगे तो हम मसाइल से कैसे निकलेंगे? हम अगर सिर्फ बिल्कुल एक सियासत का, एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है कि आप अपने मुखालफिन पर तनकीद करें, ज़रूर तनकीद करें, मगर आपके पास
पॉलिसीज़ भी होने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स भी होने पड़ेंगे जो आप जिसकी बेसिस पे अवाम आपको मुंतखब अगर करते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप एक गालिम गलोच की सियासत, नफरत अंगेज़ी की सियासत को जो पहले फ्रिंज पर होता था उनको मेन स्ट्रीम पर लेके आएंगे, अगर जो इस मुल्क के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो इस किस्म की सियासत में इंगेज करेंगे तो हमारे मुल्क के नौजवानों समझेंगे कि ये दिस इज़ हाउ वन इज़ सपोज टू एक्ट। और मैं समझता हूँ कि जो तरबियत एटलीस्ट जहाँ तक शहीद बीबी ने मुझे सिखाई है वो ये है कि आपने अपना अंदाज से अपना द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ इन लाइफ इज़ हाउ यू विल बी टेकन। एंड मैं एक पॉजिटिव इम्प्रेशन दिलवाना चाहता हूँ इस मुल्क के नौजवानों को ताकि वो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे से सोसाइटी में, सियासत में, मईशत में जैसे वो कंट्रीब्यूट करना चाहते वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो समझेंगे कि फाशिस्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, गालिम गलोच का इस्तेमाल करके rather than having a battle of ideas, you have to physically attack people और आप अपना मकसद काबिल कर you can achieve your goal, तो वो that is very dangerous for the future of our country. रेहान आप ये फरमाइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने फरमाया कि अगर मखलूक हुकूमत बनती है तो जरदारी साहब मैंने ये कहा हाँ। तो पाकिस्तान फाइनेंशियल तौर पर, मुकम्मल तौर पर इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में 20 दिनों में नई हुकूमत इंशाल्लाह बन जाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि वो कम से कम इस क्राइसिस से फौरी तौर पर पाकिस्तान तो पॉइंट्स, एक तो मुझे पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, और मैंने अपना ये तो फैसला पार्टी करेगा इलेक्शन के बाद, मगर मैं समझता हूँ कि कोalition गवर्नमेंट को जो एक्सपीरियंस और जो तरबियत सदर ज़रदारी ने दिखाया है वो ही इज़ द बेस्ट not only pulling together a coalition but actually producing results from that coalition. The Pakistan People's Party government has always been formed at a point of crisis in Pakistan, चाहे वो शहीद ज़ुल्फ़िकार का हुकूमत था या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत थी या पिछली जो हुकूमत था, और हर बार हमने मुल्क को क्राइसिस से निकाला है, मईशत को स्टेबलाइज किया, रियासत को स्टेबलाइज किया, सियासत को स्टेबलाइज किया, इंस्टीट्यूशंस को स्टेबलाइज किया। इस वक्त मईशत और इन सब चीज़ों पे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो इन सब इश्यूज़ का सामना कर सकती है। ये बताएं कि हम इंटीग्रेशन से बहुत दूर हैं और जीटीए का बड़ा शोर शराबा सुनते हैं, आप क्या वाकई वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई थ्रेट है? देखो, पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये इन किस्म के कठपुतली इत्तेहादों का सामना किया है और आज भी वो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सियासी थ्रेट है। अगर सियासी थ्रेट होते तो फिर वो इक्वल प्लेइंग फील्ड पे हमारा सामना करते, वो बैक डोर के थ्रू नहीं आने की कोशिश करते, उनके पास कोई अचीवमेंट्स होता, उनके इस जो ये जो अलायंस है इसमें तो 4 या 3 वज़ीर आले हैं, पता नहीं कितने वज़ीर और मशीर रहे हैं और उनके पास कोई बात करने के लिए एक भी चीज़ नहीं है कि हमने ये किया और इसलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर है। सिंध के अवाम ये जानते हैं कि ये जो कठपुतली है ये पहले भी डिफरेंट फेसेस के थ्रू, डिफरेंट नाम के थ्रू सामने आए हैं और हमने तब भी उनको शिकस्त दिया और अभी मैं यकीन रखता हूँ कि हम इनको शिकस्त देंगे। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, थोड़ा पहले थोड़ी सी तमहीद, मिसाक़ जमहूरियत जिन हालात में बना वो पता किस वजह से बना था। आप नून लीग ने आपने कहा कि उन्होंने डिच किया, वो कसूरवार है, वो बिल्कुल खत्म हो गया, एक जगह पे आके रुक गया। अब फिर वही हालात, आपने कल की तकरीरें भी और पहले भी ज़रदारी साहब भी और पूरी पार्टी ये कह रही है कि फिर वही हालात और एक नई आईजीआई बनाई जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या इन हालात में आप मिसाक़ जमहूरियत को कोई एक मौका और देने का सोच रहे हैं? 2 पॉइंट्स, एक तो जो हमने बिल्कुल कहा कि हमने पहले भी आईजीआई बनाने की कोशिश देखा है और अभी भी कुछ कठपुतली जमातें हैं जो 2018 का आईजीआई का हिस्सा है। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ जो एक्सपीरियंस हमारा रहा ऑन दैट इम्प्लीमेंटेशन, दैट वाज नॉट पॉजिटिव। जो हमारा
experience रहा was that they were not genuine. मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि there is a need for a broader based consensus and the principles within the Charter of Democracy, the 18th Amendment, and democracy as a whole, freedom of the press, freedom of political association, freedom of speech, in सब चीज़ों को, not People's Party or Noon League, but सब जो जमहूरी पार्टीज हैं जो पार्लियामान में आएंगे और जो पार्लियामान से we have to now have I have no issue in having a broader discussion on a new form of a charter of democracy. We're not confined to 2013 के आम इंतखाबात में राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के दरमियान खेती गई थी. अब दूसरा तरीके वारदात अप्लाई किया गया है दादरी के हवाले से. अब किया ये जा रहा है कि कुछ जमातों पे कुछ हमले कराए जा रहे हैं, कुछ जमातों के रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, कुछ जमातों को विड्रॉ कराया जा रहा है, कुछ को जेलों में भेजा जा रहा है. आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है आप लोगों के लिए? और बिलाल साहब इसमें चीज ऐड जरूर ये करिएगा कि मियां नवाज शरीफ. Can I answer one person at a time? Difficult. एक तो I don't think it's a position of right or left जिस बेसिस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है. बिल्कुल हमारा एतराज़ात थे in the 2013 elections. And now at the moment we are currently experiencing the 2018 elections and there are quite a few similarities so far. We cannot continue to have these sort of weaknesses within our democracy and we have to find long-term solutions to this. The long-term solutions are only possible when the politicians decide within parliament कि हम fundamental principles पर compromise नहीं कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि मैं ये लड़ाई पार्लियामेंट में लेकर चल रहा हूँ. इंशाल्लाह मैं ये केस वहाँ स्ट्रांगली पेश करूँगा. इसके बाद आप नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनका जो जेल में इस वक्त वो जेल में है, क्या मुस्लिम लीग नून को इससे फायदा हो रहा है? तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खराब हो रहा है, आपको इससे फायदा मिल रहा है? मैं समझता हूँ देखो फ़ायदा असूलन जब कोई कन्विक्टेड होता है फ्री एंड फेयर ट्रायल में तो फ़ायदा नहीं होना चाहिए. और जब हमारा लेकिन जिस सियासत का अंदाज़ और जिस सियासत हो रहा है इस वक्त वो ज़रूर फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं. मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जुल्म और ज़्यादती और torture, violation of human rights abuses that my father experienced in the 11.5 years that he was in prison, most of which was under the Nawaz Sharif regime. I do not wish that on his family in any way, shape or form. And मैं चाहता हूँ कि जो basic human rights है वो respect भी हो, जो doctor का access है वो भी हो. Implications of such things definitely take place in the election. I can't tell you कि फ़ायदेमंद या ना फ़ायदेमंद है इस वक्त. पीपल्स पार्टी ना सिर्फ जलसों बल्कि पार्लियामान में भी इंतखाबात से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है. अगर इस माहौल में इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या नताइज कबूल करेगी, और नताइज के बाद अगर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात जो भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं वो बरकरार रहते हैं, तो क्या आप एहतजाजी तहरीक चलाने का भी कोई इरादा रखते हैं? देखो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख देखा है. हमने हमेशा इस मुल्क में जिस कॉम्प्रोमाइज़ तरीके में इलेक्शंस किए हैं उन पर ना सिर्फ एतराज़ात किए हैं, उनकी बेहतरी उनमें बेहतरी लाने की कोशिश भी किए हैं. और और मैंने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने we sort of entered under protest into parliament. This is something on record multiple times, and many times have had to swallow a bitter pill in the larger interest under the principle that a weaker democracy is better than dictatorship. But मैं फिर से reiterate भी करना चाहता हूँ कि हम कब तक वो तरीक़ेकार अपनाएंगे.
میں سمجھتا ہوں کہ میں کب تک یہ برداشت کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں حل تو پارلیمان سے ہو سکتا ہے, حل تو مضبوط پارلیمان سے ہو سکتا ہے, لیکن obviously ڈیموکریٹک جو ہمارے فریڈمز ہے, جو ہمارے رائٹس ہے, وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کی روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا پرانا نعرہ ہے. منشور کے اعلان کے ساتھ آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا پریس کلب میں. انتخابی مہم میں روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر زور نہیں دے رہے, کیا وجہ؟ میں نے ان دا پریس کلب میں نے جو ہمارا بالکل روٹی کپڑا مکان علم صحت سب کا کام ہمارا فاؤنڈیشنل سورٹ آف پرنسپلز ہے, اور ایک جمہوری پاکستان بھی. ہم نے اس کو کمپرومائز ان آر الیکشن جو سلوگن تھا اس کو سمرائز کیا تھا ان کے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے. اور جب میں نے پریس کلب میں کہا میں بی بی کا وعدہ سمجھا رہا تھا کہ بی بی کا وعدہ کیا ہے, کیونکہ بی بی کا وعدہ تھا کہ لے کے رہے گا ہر انسان روٹی کپڑا مکان علم صحت سب کو کام اور ایک جمہوری پاکستان. میں نے اس پہ انتخابی مہم پہ میں بار بار سندھ کے ساؤتھ پنجاب کے کبھی ایک سینٹنس استعمال کرتا ہوں, دوسرا میں سینٹنس استعمال کرتا ہوں, لیکن میں بار بار اس پر ایمفیسس کرتا ہوں. انفارچونیٹلی مجھے وہ کوریج نہیں ملا. اور میں نہ صرف نعرہ مار رہا ہوں, میں شاید یہ نعرہ اتنا دفعہ نہیں مارا ہے, لیکن میں جو پالیسیز اس نعرہ پہ دی پالیسیز دیٹ ول بی الاؤ اس ٹو امپلیمنٹ اس طرح میں اس پر زیادہ تر بول رہا ہوں. جیسے کہ ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہے, میں اس پر بار بار بول رہا ہوں. جیسے کہ ہمارا کسانوں کے لیے پروگرام ہے, غربت کے خلاف جو پروگرام ہے, ہاؤسنگ کا میں ان پر بولتا رہا ہوں. So absolutely I've been talking about my manifesto, maintaining my manifesto. یہ میرا ایکسپلینیشن ہے. قبل از وقت جو گاندھی کے الزامات ہیں اس کے حوالے سے جو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر بہت سی باتوں کے تفصیلات کو کچھ نہیں کر سکی اور انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب. آپ کیا کہیں گے, کیا ان انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھو میں نے جو ہمارا کنسرنز ہے وہ یہ ہے کہ the election commission should adopt a role, the interim government should also adopt this role, and the election should be free and fair as possible. We've named individuals, we've explained our concerns, and we put those before the election commission. Other now human rights organizations have also expressed some concerns about the role of law enforcement agencies in the election process. My position on that is that the law enforcement agencies' role should be restricted to and only to the security of the election process. Is pay I hope the election commission, who still has not given a clarification as to the details.